हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे। जहां सबसे पहले बताएंगे भारत में लोकसभा चुनाव को लेकर कनाडा ने उगला भारत को लेकर बड़ी चेतावनी। साथ ही साथ बताएंगे अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने उठाया ऐसा कदम, भारत के लिए बढ़ सकती है मुश्किलें। बताएंगे क्या कदम उठाया है। साथ ही साथ भारत किस मिसाइल से कांपेंगे चीन, पाकिस्तान रडार को धोखा देने में है माहिर। बताएंगे केंद्र की मोदी सरकार का बड़ा एजेंडा। साथ ही साथ सारी जानकारियां बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का, भारतीय सेना का पुरजोर समर्थन करते थे। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां भारत में लोकसभा चुनाव को लेकर जहरीली चेतावनी दी है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के नागरिकों से कहा है सावधानी बरतने को। जी हां, कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार ने भारत में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अपने नागरिकों को चेतावनी जारी की है। ट्रूडो सरकार ने कहा कि कनाडा के नागरिक बहुत ही ज्यादा सतर्कता बरतें, क्योंकि भारत में चुनाव के पहले, दौरान और बाद में प्रदर्शन हो सकता है। बुधवार को कनाडा सरकार की ओर से ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई और इससे सुरक्षा वाले सेक्शन में अपडेट कर दिया गया। कनाडा ने यह चेतावनी ऐसे समय पर जारी की है जब निज्जर हत्याकांड को लेकर भारत और कनाडा के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत पर उनके देश में चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। कनाडा की ओर से जारी चेतावनी में कहा गया है कि भारत में 19 अप्रैल से 1 जून तक आम चुनाव होने वाले हैं। भारत में आम चुनाव के पहले, दौरान और बाद में प्रदर्शन हो सकते हैं। इस एडवाइजरी में यह भी चेतावनी दी गई है कि चुनाव के दौरान ट्रैफिक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बाधा आ सकती है। यही नहीं, भारत में कहीं भी बिना किसी चेतावनी के कर्फ्यू लगाया जा सकता है। इसमें यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे प्रदर्शन वाले इलाकों और उन जगहों पर जहां भीड़ भाड़ हो वहां पर जाने से बचे। जी हां, ऐसे में आपको लग रहा होगा कि ये नॉर्मल एडवाइजरी जारी की गई, लेकिन अब आपको बताते हैं असली पिक्चर क्या है। दरअसल कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार ने कनाडाई लोगों से कहा है कि तुमको निशाना बनाया जा सकता है भारत में। जी हां, इस एडवाइजरी में कई बातें वही हैं जिन्हें कनाडा और भारत के बीच रिश्तों में तनाव आने के बाद पिछले साल जारी किया गया था। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने संसद में बयान दिया था कि इस बात के विश्वसनीय आरोप है कि भारतीय एजेंटों से जुड़े हत्यारों ने खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा के सरे में हत्या की थी। अब ऐसे में कनाडाई पीएम को लगता है कि कनाडा के लोगों को भारत में निशाना बनाया जाएगा चुनाव के दौरान। बहरहाल, जिस प्रकार से पूरी दुनिया के सामने ट्रूडो ने जहरीली चेतावनी दी है कनाडाई लोगों को, इस पर आपकी जो भी राय है दोस्तों, लेकिन करारा जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा कमेंट में ट्रूडो को। साथ ही साथ बता दें, इतना ही नहीं, कनाडा की ट्रूडो सरकार ने मुसलमानों के लिए उठाया ऐसा कदम, लगने लगा वोट के लिए तुष्टीकरण का आरोप। जी हां, कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार ने मंगलवार को वार्षिक बजट पेश किया। इस बजट में मुसलमानों के लिए हलाल मोर्गेज यानी लोन शुरू करने और विदेशियों के लिए देश में जमीन खरीदने पर 2 साल के प्रतिबंध लगाने की घोषणा भी की गई है। ट्रूडो सरकार के इस वार्षिक बजट की कुछ कनाडाई नागरिक कड़ी आलोचना कर रहे हैं। कनाडाई सरकार इस वार्षिक बजट की मदद से लोगों के लिए वित्तीय सुविधाओं का दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसी उद्देश्य से इस बार के बजट में हलाल मोर्गेज शुरू करने की घोषणा की गई है। कनाडाई सरकार ये कदम मुस्लिम समुदाय पर विशेष ध्यान देने और इच्छुक कनाडाई लोगों को जमीन उपलब्ध कराने की मुहिम का हिस्सा है। साथ ही साथ बता दें, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने उठाया ऐसा कदम, भारत के लिए बढ़ सकती है मुश्किलें। बता दें, रूसी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के मकसद से अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की ओर से रूसी कच्चे हीरो पर लगाए गए प्रतिबंध का असर भारत पर भी दिखने लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी और यूरोपीय देशों ने भारतीय हीरा व्यापारियों से यह पूछना शुरू कर दिया है कि उनके देश में निर्यात किया जा रहा हीरा कहां का है। ऐसे में भारतीय हीरा निर्यातकों को व्यापार में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे बाजार और निर्यात पर भी असर पड़ रहा है। दरअसल अमेरिकी और यूरोपीय देशों ने रूसी मूल के कच्ची और प्रोसेस्ड यानी कटिंग और पॉलिशिंग हीरो के सीधे आयात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इसके तहत हीरे को खनन के समय से लेकर सप्लाई चेन और ग्राहक तक ट्रैक किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हीरा रशिया का नहीं है। हालांकि यह प्रतिबंध 1 कैरेट या इससे बड़े रूसी हीरो पर लगाया गया है। अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय हीरा निर्यातक दुविधा में है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप के आयातक हीरो के स्रोत की घोषणा की मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि छोटे हीरो के निर्यात पर भी इसकी जानकारी मांगी जा रही है कि यह हीरा मूल रूप से किस देश का है, जबकि फिलहाल छोटे हीरो पर इस तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। जी हाँ, रशिया को लेकर ये सारे कदम उठाए गए हैं। वैसे में भारत की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हो सकती है हीरो को लेकर। साथ ही साथ बता दें, भारत की इस मिसाइल से कांपेंगे चीन और पाकिस्तान, रडार को धोखा देने में है भारत का ये मिसाइल। दरअसल रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन बोले तो डीआरडीओ ने कल यानी 18 अप्रैल 2024 को स्वदेशी इंजन के साथ निर्भय क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल में स्वदेशी इंजन लगाने से इसकी ताकत और ज्यादा बढ़ गई है। इस दौरान रेंज सेंसर, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम और टेलीमेट्री की के जरिए मिसाइल के पूरे रास्ते की ट्रैकिंग की गई। इस मिसाइल की उड़ान को वायुसेना के सुखोई Su-30 Mk-1 फाइटर जेट से भी ट्रैक किया गया। मिसाइल ने टेस्ट के सभी मानकों को पूरा किया। इस दौरान इसने
स्कैमिंग यानी इस समंदर के ऊपर कम ऊंचाई पर उड़ान भरकर दिखाया। निर्भय मिसाइल के परीक्षण के दौरान 864 किलोमीटर से 1111 किलोमीटर प्रति घंटा की गति हासिल की गई। इस मिसाइल में टेरेन हैंगिंग कैपेबिलिटी भी है। ऐसे में डीआरडीओ को आप लोग कांग्रेचुलेशन कहना मत भूलेगा। साथ ही साथ बता दे, ईरान पर अमेरिकी धमकी के आगे नहीं झुका। चीन तो हुआ माला माल, भारत को हुआ बड़ा घाटा। विशेषज्ञ ने फटकारा। दरअसल इजराइल पर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर है। इस तनाव के और ज्यादा भड़कने की आशंका है। इस बीच विशेषज्ञों ने चीन को लेकर अमेरिका के दोहरे चरित्र पर उसे फटकार लगाई है। दरअसल अमेरिकी प्रतिबंधों को धता बताते हुए चीन ईरान से हर दिन लगभग 16 लाख बैरल तेल खरीद रहा है। इसकी एवज में हर साल चीन की सरकार ईरान को 35 अरब डॉलर से लेकर 45 अरब डॉलर तक दे रहा है। चीन अमेरिकी प्रतिबंधों का फायदा उठाते हुए ये तेल बहुत ही सस्ती दर पर ईरान से खरीद रहा है। भारत के हाथ खींच लेने के बाद ईरान भी मजबूरन चीन को ये तेल बहुत ही कम दर पर बेचने को मजबूर है। इससे पहले भारत ईरान से बड़े पैमाने पर तेल खरीदता था, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों की डर से उसे अपने हाथ खींचने पड़ गए थे। अब भारत को महंगा तेल मिल रहा है, वहीं चीन बहुत कम दाम में तेल खरीदकर माला माल हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्मा चलानी ने ट्वीट करके अमेरिका को जमकर फटकार लगाई। उनका ये ट्वीट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। चलानी ने कहा कि ईरान के हर दिन निर्यात किए जा रहे 16 लाख बैरल तेल का लगभग पूरा हिस्सा चीन को जा रहा है। इससे ईरान को हर साल 35 से 45 अरब डॉलर की कमाई हो रही है। भारत ने दब्बूपन दिखाते हुए ईरानी तेल पर अमेरिकी प्रतिबंधों को मान लिया, जो दुनिया का सबसे ज्यादा डिस्काउंट वाला तेल है। चीन ने अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन किया, लेकिन उसे अमेरिका से किसी दंडात्मक कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ा। दोस्तों, ऐसे में आप लोग भारत को क्या सुझाव देना चाहेंगे कि भारतीय होने के नाते बताइएगा जरूर, क्या अमेरिकी प्रतिबंध से भारत को जरा भी सहमना चाहिए या नहीं, बताइएगा जरूर। साथ ही साथ बता दें, विश्व के सबसे बड़े मुस्लिम देश में शुरू हुआ ग्रीन इस्लाम आंदोलन, आखिर क्यों इसे कहा जा रहा है दुनिया के लिए उम्मीद? आपको बता दें, इंडोनेशिया सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश होने के साथ ही दुनिया में कोयले और पाम ऑयल का सबसे बड़ा निर्यातक भी है, और इस तरह इसका वैश्विक जलवायु संकट पर बड़ा असर पड़ता है। लेकिन यह असर सिर्फ दुनिया पर ही पड़ रहा हो ऐसा नहीं है। यह द्वीपीय देश खुद में मौसम की घटनाओं में बड़े बदलाव से प्रभावित हो रहा है। पर्यावरण चुनौतियों का सामना कर रहे 27 करोड़ से अधिक आबादी वाले इंडोनेशिया में कुछ लोग धर्म की तरफ एक विशेष उम्मीद से देखते हैं। दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश में एक ऐसे इस्लाम की मांग बढ़ रही है जो पर्यावरण के प्रति जागरूक है। इसे ग्रीन इस्लाम कहा जा रहा है। नसरुद्दीन उमर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में मौजूद इस्तिकलाल मस्जिद में ग्रैंड इमाम है। उन्हें सुनने के लिए हजारों लोग आते हैं। उनके उपदेशों में पर्यावरण प्रमुख विषय है। वे अक्सर चेतावनी देते हुए कहते हैं कि मनुष्य के रूप में हमारी सबसे खतरनाक कमी यह है कि हम पृथ्वी को महज एक वस्तु मानते हैं। हम प्रकृति के प्रति जितने लालची होंगे, कयामत का दिन उतना ही जल्दी जाएगा। जी हाँ, वो दुनिया में फैली 1/4 मुसलमानों की आबादी को पर्यावरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। वे कहते हैं कि रमजान में जैसे मुसलमान रोजा रखते हैं, वैसे ही उन्हें धरती की रक्षा को भी अपना फर्ज बनाना चाहिए। रोजाना नमाज की तरह पेड़ लगाने की आदत होनी चाहिए। साथ ही साथ बता दें, भारत में ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति बना। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मार्केट, सबसे बड़ा बाजार। बता दें, विश्व बैंक के एमडी की भारत की हालिया यात्रा ने कमजोर वैश्विक परिदृश्य के बीच एक उज्जवल स्थान दिखाया। पिछले वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित 7.5% वृद्धि वाला देश। हालांकि यह वृद्धि काफी हद तक सार्वजनिक निवेश से प्रेरित है। ये स्पष्ट है कि निजी क्षेत्र भारत के भविष्य को आकार दे रहा है। तमिलनाडु में जिन महिला उद्यमियों से मेरी मुलाकात हुई, वे इस बात का प्रमाण है कि महिलाओं को सशक्त बनाना सबसे अच्छा निवेश है जो कोई भी देश कर सकता है। निजी क्षेत्र की कंपनियां हरित और टिकाऊ भविष्य में निवेश कर रही हैं। साथ ही साथ बता दें, जेट इंजन से लेकर बख्तरबंद वाहन तक चीन और पाकिस्तान को चुभेगा अमेरिकी रक्षा मंत्री का यह बयान। दरअसल भारत अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने में लगा हुआ है। आप सभी जानते ही हैं, सेना को आधुनिक बनाने के मकसद से भारत हर वो कदम उठा रहा है जिससे देश की सीमाओं को महफूज रखा जा सके। भारत की सीमाएं चीन और पाकिस्तान से लगती हैं। दोनों पड़ोसी देशों के मंसूबों से भारत अनजान भी नहीं है। भारत की ओर से इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि सेना को अत्याधुनिक उपकरण मुहैया करवाया जाए। भारत के इन प्रयासों का अब असर भी दिखने लगा है और इसका अंदाजा अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के बयान से लगाया जा सकता है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने सांसदों से कहा है कि भारतीय वायुसेना के लिए मिलकर लड़ाकू विमानों के इंजन बनाने के वास्ते भारत और अमेरिका के बीच हुआ समझौता क्रांतिकारी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले साल जून में अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर गए थे और उसी दौरान इस ऐतिहासिक समझौते की घोषणा की गई थी। जनरल इलेक्ट्रिक ने भारतीय वायुसेना के लिए लड़ाकू विमानों के इंजन बनाने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जी हाँ, ऐसे में चीन और पाकिस्तान की नींदें तो जरूर उड़ जाएंगी। साथ ही साथ आपको बता दें, अमेरिका पर कर्ज बढ़ने से उखड़ रही ग्लोबल इकोनॉमी की सांसें आखिर क्या है वजह? दरअसल दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देश अमेरिका का कर्ज दिन ब दिन बढ़
करता जा रहा है। हालिया आंकड़ों के मुताबिक ये $35 ट्रिलियन पहुंच चुका है, जो कि अमेरिका की जीडीपी का 125% है। अमेरिका का इतना बुरा हाल दूसरे विश्व युद्ध में भी नहीं हुआ था। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने आगाह किया है कि अमेरिका का कर्ज बढ़ना दुनिया के लिए अच्छी बात नहीं है। इससे पूरी दुनिया में उधारी की लागत यानी बोरोइंग कॉस्ट बढ़ रही है और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खतरा पैदा हो गया है। IMF ने आशंका जताई है कि अमेरिका का कर्ज आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। इससे 2029 तक दुनिया भर में गवर्नमेंट डेट जीडीपी का 100% के करीब पहुंच जाएगा, जो पिछले साल 93% था। जी हाँ, यानी कि अमेरिका सिर्फ ऊपर से ही देखने में पावरफुल कंट्री है। जीडीपी की बात करें तो जीडीपी सबसे ज्यादा है, लेकिन जिस प्रकार से जीडीपी का 125% कर्ज है, ये कहीं ना कहीं पावरफुल से उसको जीरो फुल बना देगा। वैसे में देखना ये होगा कि अमेरिका अपने आप को सस्टेन कैसे रखता है। साथ ही साथ बता दें, हिजबुल्लाह का एक ही नारा, सिर पर कफन बांध, ईरान से बैर नहीं, इजराइल तेरी खैर नहीं। जी हाँ, ईरान इजराइल का मामला भी शांत ही नहीं हुआ कि हिजबुल्लाह ने इजराइल से जंग की कमान एक बार फिर अपने हाथों में ले ली। बुधवार को हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर मिसाइलें और ड्रोन से कई हमले किए। इस हमले में कम से कम 14 इजरायली सैनिक घायल हो गए। हमास इजराइल में जब से जंग हो रही है, इजराइल को ईरान, लेबनान, सीरिया, हुती और हिजबुल्लाह से लड़ना पड़ रहा है। इजराइल के सीमा के पास के सभी देश हमास के समर्थन में इजराइल से लड़ रहे हैं, जिसमें लेबनान के हिजबुल्लाह तो किसी की मान ही नहीं रहे। इन सभी हमलावरों की कमान एक देश के हाथ में जरूर है, उसका नाम है ईरान। अब ऐसे में हिजबुल्लाह ने एक ही नारा दिया है, ईरान से बैर नहीं, इजराइल तेरी खैर नहीं। साथ ही साथ बता दें, कर्नाटक में जय श्री राम बोलने पर पीटा भगवा झंडा छीनने की कोशिश, हमलावरों में 2 नाबालिग भी शामिल। बता दें, कर्नाटक के बेंगलुरु में जय श्री राम के नारे लगाने पर 3 लड़ाकों की पिटाई कर दी गई। आरोपियों ने उनके ऊपर झंडे से हमला किया, इससे एक लड़के के सिर में और दूसरे की नाक में चोट आई। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और FIR दर्ज करके कार्रवाई कर रही है। मामला चिक बेतहली का है, जहां 3 लड़के एक कार से जा रहे थे, उनके पास भगवा झंडा था और वो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। इसके बाद बाइक पर आए लड़ाकों ने उन्हें रोका और बहस शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि बाइक पर बैठा लड़का कहता है उन्हें जय श्री राम नहीं बल्कि अल्लाह अकबर कहना चाहिए। जवाब में कार सवार लड़का कहता है कि हमारा त्योहार है, हम जो चाहें नारा लगाएंगे। जब आप अपना त्योहार मनाते हैं तो क्या हम कुछ कहते हैं? इसके बाद दोनों पक्षों में बहस होने लगी। आरोपी लड़के भगवा झंडा छीनने का भी प्रयास करते हैं और कार में बैठे लड़कों को बाहर निकालते हैं। इसके बाद डंडे से उन पर हमला कर देते हैं। बाद में 2 और लड़के आरोपियों के साथ मिलकर पीड़ितों के साथ मारपीट करते हैं। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कर्नाटक की सरकार को तगड़ा एक्शन लेना चाहिए तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, हिंदू पाकिस्तान को खा जाएगा, पाकिस्तानी यूट्यूबर का हुआ वीडियो वायरल। बता दें, पाकिस्तान में अक्सर चर्चा होती है कि हिंदू पाकिस्तान को पसंद नहीं करते हैं। इसको लेकर पाकिस्तान के एक शख्स ने कहा कि ये सब कुछ नहीं होने वाला है, हिंदू पाकिस्तान को खा नहीं जाएगा। पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि इजराइल और हमास के बीच कई महीनों से जंग चल रही है, क्या इजराइल फलस्तीन को खा गया? पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि आज भी फलस्तीन की सत्ता है। दरअसल चीन इस समय तिब्बत में एक डैम बना रहा है, जिसकी वजह से भारी संख्या में तिब्बत के निवासियों के घर नष्ट हो सकते हैं। ऐसे में तिब्बत के लोग चीन की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसको लेकर पाकिस्तानी यूट्यूबर शैला खान ने पाकिस्तान की आवाम से बात की। इस दौरान पाकिस्तानी शख्स ने बताया कि वो चीन में 5 साल पढ़ाई करके पाकिस्तान वापस लौटा है। चीन और तिब्बत का पुराना समय से मसला चला आ रहा है। वहीं पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि आज दुनिया में कोई हथियारों का मुकाबला नहीं है, जो जंग दुनिया में आज चल रही है वो इकोनॉमी की है। पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि आज चीन इंडिया को हड़प लेगा, ऐसा नहीं है, ना ही चीन हड़प सकता है। शख्स ने कहा कि हथियारों का मामला तो रशिया और अमेरिका के बीच भी चल रहा है कि आज इस देश से ये मिसाइल बना ली, वो मिसाइल बना ली, लेकिन ये सिर्फ दूसरे देशों पर दबाव बनाने के लिए है। पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि हिंदू पाकिस्तान को खाए या ना खाए, लेकिन पाकिस्तान के कुछ लोग आवाम को जरूर खा गए। पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि आज चीन में भी इंडिया के लोगों को ज्यादा सुविधाएं मिलती है, क्योंकि इंडिया का दूतावास चीन काफी सक्रिय है। भारत के लोगों के खिलाफ कुछ होता है तो भारत का दूतावास तुरंत उसको मदद देता है, जबकि पाकिस्तान का दूतावास देखता तक तो नहीं, पूछता भी नहीं। साथ ही साथ बता दें, अमेरिकी लेखक ने कहा लोकसभा चुनाव में भाजपा की स्थिति मजबूत है, तीसरी बार सत्ता में लौटेंगे पीएम मोदी। जी हां, दक्षिण एशियाई मामलों के प्रख्यात अमेरिकी विशेषज्ञ और स्तंभ लेखक सदानंद धूमे ने कहा कि भारत में यकीनन ये मोदी का युग है। उन्होंने कहा देश के लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा की स्थिति स्पष्ट तौर पर मजबूत है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के स्तंभकार तथा थिंक टैंक अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के जुड़े सदानंद धूमे ने कहा कि भाजपा तीसरी बार भी सत्ता में लौटेगी। धूमे ने कहा कि जैसे 2015 में अमेरिकी राजनीति में ट्रंप युग रहा है, भले ही वो सत्ता में हो या ना हो, ठीक उसी तरह भारत में लगभग 2013 से स्पष्ट तौर पर मोदी युग है। बहरहाल क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या पीएम मोदी होंगे अगले प्रधानमंत्री? हायाना में जवाब जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, भारतीयों पर हमले और मंदिरों में तोड़फोड़ क्यों अमेरिका में हिंदू फोबिया दिख रहा है? आपको बता दें, भारत मूल के अमेरिकी सांसद श्री थानेदार ने हिंदू फोबिया पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भारतीय मूल के बच्चों और लोगों के खिलाफ नफरत
बढ़ रही है, हिंदू मंदिरों को नष्ट किया जा रहा है, यहाँ तक कि भारतीय दूतावासों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये प्रमाण है कि हिंदू फोबिया रियल है। सांसद की बात में वजन तो है। बीते कुछ समय से लगातार मंदिरों और भारतीयों पर हमलों की खबरें आ रही हैं, लेकिन सबको अपनाने वाले अमेरिका को हिंदुओं से क्या समस्या हो गई? ये एक तरह का डर है जो अक्सर अतार्किक यानी बिना किसी वजह के होता है। मसलन कई लोगों को ऊंचाई पर डर लगता है या फिर अंधेरे से डर लगे। धर्म या किसी खास विचारधारा को मानने वालों से भी किसी को डर लग सकता है। जैसे दूसरे विश्व युद्ध के समय हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ इस तरह का डर दिखाया। ये डर नफरत में बदल गया और करोड़ों यहूदियों के नरसंहार की वजह बना। इसे एंटी सेमिटिज्म कहते हैं, जो खास यहूदियों से नफरत बताती है। साथ ही साथ बता दें, तालिबान ने अफगानिस्तान में 2 टीवी स्टेशनों पर लगाई रोक। जी हाँ, तालिबान ने अफगानिस्तान में 2 टीवी स्टेशनों का प्रसारण ये कहते हुए रोक दिया है कि वे राष्ट्रीय और इस्लामी मूल्यों को संजोने में विफल रहे हैं। सूचना मंत्रालय के मीडिया उल्लंघन आयोग के अधिकारी हफीजुल्लाह बराक जई ने कहा कि एक अदालत काबुल स्थित इन 2 स्टेशनों की फाइलों की पड़ताल करेगी। अदालत के फैसला सुनाने तक नूर टीवी और बरिया टीवी काम नहीं कर सकते। अधिकारी ने कथित उल्लंघन पर कोई और विवरण नहीं दिया। साथ ही साथ बता दें, दुबई के बाद अब कराची में होगा जल प्रलय। यूएई में विनाशकारी बाढ़ लाने के बाद पाकिस्तान पहुंचे काले बादल, मच गया खौफ। जी हां, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में बारिश के बाद आई भयंकर बाढ़ के बाद पाकिस्तान के कराची में भी लोग डरे हुए हैं। पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली कराची का हाल भी दुबई जैसा होने की आशंका जताई गई। यूएई में बिना मौसम हुई भारी बारिश का असर पाकिस्तान तक दिखाई दिया। कराची समेत कई इलाकों में बारिश हुई। पाकिस्तान के मौसम विज्ञान विभाग ने देश में 16 अप्रैल की रात से लेकर 19 अप्रैल तक भारी बारिश और तूफान का अनुमान लगाया है। ऐसे में डर है कि कराची में भी दुबई की तरह ही जल प्रलय जैसी स्थिति हो सकती है। साथ ही साथ बता दें, अमेरिका में अवैध तरीके से दाखिल हुए भारतीय नागरिक की मौत की बड़ी खबर। वापस भेजने की थी तैयारी। दरअसल अवैध तरीके से अमेरिका आने वाले एक भारतीय नागरिक की अटलांटा के एक अस्पताल में मौत हो गई। उसे भारत प्रत्यर्पित किया जाना था। संघीय अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। अमेरिकी प्रवासन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन यानी आईसीई विभाग ने बताया कि न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास को 57 वर्षीय जसपाल सिंह की मौत के बारे में जानकारी दे दी गई है। साथ ही उसके परिजनों को भी इस बारे में सूचित कर दिया गया है। आईसीई ने बताया कि 15 अप्रैल को अटलांटा के एक अस्पताल में सिंह की मौत हो गई। साथ ही साथ बता दें, भारत की पदक उम्मीदों को लगा तगड़ा झटका। पेरिस ओलंपिक से बाहर हुआ यह धुरंधर। जी हां, पेरिस के ओलंपिक 2024 से पहले भारत को बड़ा झटका लगा है। लॉन्ग जंपर यानी लंबी कूद का खिलाड़ी मुरली श्री शंकर घुटने की चोट के चलते पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गए हैं। श्री शंकर पेरिस में मेडल का दावेदार माने जा रहे थे। ऐसे में उनका बाहर होना भारतीय फैंस के लिए काफी दुखद खबर है। श्री शंकर ने ट्वीट करके फैंस को इस बारे में जानकारी दी। इस साल पेरिस ओलंपिक 17 दिन चलने वाला है। ये गेम्स 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होने हैं। जी ऐसे में गेट वेल सून श्री शंकर जी कमेंट में जरूर कहिएगा ताकि आपकी दुआएं लगकर वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। साथ ही साथ बता दें, राहुल यान ना लॉन्च हो पा रहे हैं ना लैंड हो पा रहे हैं। अमेठी पर राजनाथ सिंह ने कस दिया तगड़ा तंज। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कांग्रेसी नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष किया और कहा कि वो 2019 में अमेठी लोकसभा सीट से हार गए थे, इसीलिए उनमें इस बार वहां से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। राजनाथ सिंह ने कहा कि गांधी अपनी हार के बाद उत्तर प्रदेश से केरल पलायन कर गए हैं। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार अनिल के एंटनी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए कहा कि मैंने सुना है कि वायनाड के लोगों ने राहुल गांधी को अपना सांसद नहीं बनाने का फैसला किया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि देश में विभिन्न अंतरिक्ष कार्यक्रम और परियोजनाएं लॉन्च की जा रही हैं, लेकिन कांग्रेस के युवा नेता पिछले 20 वर्ष में लॉन्च ही नहीं हो पाए। जी हां, उन्होंने वायनाड से कांग्रेसी सांसद पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का राहुल यान ना तो लॉन्च हो पाया और ना ही कहीं लैंड कर पाया। राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी की सराहना की और उन्हें अनुशासित तथा सिद्धांतवादी व्यक्ति करार दिया, जिसकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। ऐसे में राहुल गांधी के बदलते हुए सीट पर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। तो वहीं आपको बता दे बड़ी खबर, राम नवमी पर बंगाल में बड़ी बमबाजी। शुभेंदु अधिकारी ने कहा ममता बनर्जी के भड़काऊ भाषण के कारण भड़की हिंसा। जी हां, पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से राम नवमी के दौरान हिंसा की घटना सामने आई। बंगाल के मुर्शिदाबाद में 17 अप्रैल को राम नवमी की शोभा यात्रा के दौरान झड़प हुई, जिसमें कम से कम 20 लोग घायल हुए। शक्तिपुर में बुधवार शाम को शोभा यात्रा के दौरान विस्फोट भी हुआ, जिसमें एक महिला घायल हो गई। तो वहीं अब इस मामले को लेकर ममता सरकार और विपक्ष आमने सामने है। शुभेंदु अधिकारी ने अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट करके ममता सरकार पर निशाना साधा है। शुभेंदु अधिकारी ने अपने ट्वीट में लिखा कि मुख्यमंत्री के भड़काऊ भाषण के कारण पश्चिम बंगाल राज्य में विभिन्न स्थानों पर राम नवमी के जुलूसों को रोक दिया गया और उन पर हमला किया गया। मैंने माननीय राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद
आनंद बोस को पत्र लिखा और उन्हें 17 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर निकाले गए जुलूसों पर किए गए हमलों के बारे में अवगत कराया और उनसे कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तुरंत हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही घटनाओं की जांच एनआईए से कराने का अनुरोध किया है। साथ ही साथ बता दें, इस मुद्दे पर अब सीएम ममता बनर्जी ने भी जवाब दिया, कहा कि बीजेपी ने यह हमला करवाया, ना कि हमने। टीएमसी के चीफ ममता बनर्जी ने आज कहा कि आपको पता है कि परसों बीजेपी ने ही हमला किया, पुलिस घायल हुई, एक धर्म वालों के सिर फोड़े गए, बीजेपी विधायक दल बल लेकर आया था। दरअसल बीजेपी ने आरोप लगाया था कि रामनवमी के दौरान हिंसा टीएमसी के लोगों ने करवाया। अब ऐसे में हिंसा किसने करवाया ये तो पुलिस जांच करेगी, लेकिन एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर अभी भी जारी है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कौन यहाँ सही और कौन गलत है? साथ ही साथ बता दें, अनंतनाग के मुकाबले में आया नया ट्विस्ट, आमने सामने होंगे इंडिया गठबंधन के दो घटक दल, नजरे बीजेपी पर। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में चुनावी माहौल हर गुजरते दिन के साथ गर्म हो रहा है। घाटी में अनंतनाग सीट पर नामांकन भरने के साथ ही पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता मियां अल्ताफ के बीच सीधे मुकाबले की राह साफ हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद अनंतनाग का चुनावी मैदान छोड़ चुके हैं। सूत्रों की माने तो गुलाम नबी आजाद के इस फैसले के पीछे बीजेपी का वो निर्णय है जो पार्टी ने कश्मीर की 3 सीटों को लेकर लिया है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने जम्मू में जनसभा का ऐलान किया कि पार्टी अभी कश्मीर में कमल खिलाने की जल्दी में नहीं है और बीजेपी को उम्मीदवार खड़ा न करने के फैसले के साथ पीडीपी और एनएसी दोनों ने गुलाम नबी आजाद पर बीजेपी की बी टीम होने से जुड़े कटाक्ष कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, एनएसी उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने तो ये तक कह दिया कि वो गुलाम नबी आजाद को किसी गिनती में ही नहीं रखते। फैसला लेने से पहले गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस विरोध और बीजेपी प्रेम साफ तौर पर दिखाई दिया। साथ ही साथ आपको बता दें, केजरीवाल जमकर खा रहे आम मिठाई, मेडिकल ग्राउंड पर बेल के लिए बिगाड़ रहे सेहत, कोर्ट में ईडी ने दी है ये दलील। जी हाँ, दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने से रोकने के लिए ईडी पूरा जोर लगा रही है। डायबिटीज का हवाला देते हुए जमानत देने की केजरीवाल की अपील का ईडी ने कोर्ट में विरोध किया है। ईडी ने कहा है कि तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को टाइप 2 की डायबिटीज है, इसके बावजूद वे हाई शुगर वाले आमतौर पर मिठाई खा रहे हैं, जिससे वे मेडिकल ग्राउंड के आधार पर अदालत से जमानत हासिल कर पाए। दिल्ली में सीबीआई मामलों की स्पेशल जज कावेरी बावेजा की कोर्ट में आज सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। केजरीवाल के वकीलों ने कहा कि सीएम की डायबिटीज बढ़ी हुई है, लिहाजा उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दी जाए। उनकी इस अर्जी का ईडी के वकीलों ने विरोध किया। ऐसे में केजरीवाल कहीं ना कहीं डायबिटीज बढ़ा करके हेल्थ के एवज में जमानत लेने की कोशिश में लगे हैं। कोर्ट में ईडी ने पूरी जानकारी दी है। साथ ही साथ केजरीवाल के इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। बता दें, ये थी अभी की सारी बड़ी खबर। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।